गुड मॉर्निंग एवरीवन। 26 अगस्त 2025 है और आज कौन कौन से एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे जो भी कल न्यूज़ इवेंट्स का चर्चा में रहे हैं, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, पीआईबी हो, वेरियस न्यूज़पेपर हो, उनकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे एमसीक्यू फॉर्म में। और आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की, पहले एमसीक्यू की। पहला एमसीक्यू यहाँ पे बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। विट्ठल भाई पटेल के संबंध में ये एमसीक्यू बात कर रहा है। अगर हम विट्ठल भाई पटेल के बारे में जानें तो विट्ठल भाई पटेल जिनका जन्म लगभग अगर आप देखें 1873 के आसपास हुआ था और 1933 तक उन्होंने भारत की सेवा दी। आज़ादी की क्रांति में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, स्वतंत्रता के बहुत बड़े सेनानी। ये सरदार पटेल का नाम अगर आपने सुना होगा, उनके बड़े भाई थे, ठीक है, सरदार पटेल जी के बड़े भाई थे। और उन्होंने अगर हम बात करें तो भारत की जो पहले भारतीय बने जिन्होंने 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसमें पहले स्पीकर बनते हैं, ठीक है, पहले स्पीकर बनते हैं। ये बात आपको यहाँ पे, ये फैक्ट आपको यहाँ याद रखना है। बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी में अहम भूमिका निभाई। तो बाद में अगर हम देखें स्वराज पार्टी में इनका रोल दिखाई देता है, ठीक, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, अब स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में CR दास मोतीलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। इस तरह से अगर आप देखेंगे इनका योगदान दिखाई देता है। एमसीक्यू बात कर रहा है यहाँ पर, विट्ठल भाई पटेल वाज द फर्स्ट इंडियन बिकम प्रेसिडेंट स्पीकर द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। पहला स्टेटमेंट हमने यहाँ पर ऑलरेडी देखा, यहाँ पर स्पीकर वो बने हैं, तो पहले स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। दूसरा, विट्ठल भाई पटेल को फाउंडर द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एंड सरदार पटेल। अब यहाँ पे दूसरे स्टेटमेंट आपको बताना है करेक्ट है या नहीं है, क्या वो को फाउंडर थे सरदार पटेल के साथ मिलकर? तो ये बात यहाँ पे गलत है, ये को फाउंडर नहीं थे, ठीक है। इनका जो योगदान है स्वराज पार्टी में दिखाई देता है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर सोशलिस्ट पार्टी में को फाउंडर नहीं थे। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1A ओनली, या 1 ओनली के यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा एमसीक्यू हम देखेंगे ब्लूम सिंड्रोम के बारे में। अगर हम देखें, स्टेटमेंट कह रहा है ब्लूम सिंड्रोम इज कॉज बाय म्यूटेशन इन द BLM जीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयरिंग डैमेज DNA। ब्लू सिंड्रोम BLM जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है और क्षतिग्रस्त जो है डैमेज जो DNA होता है उसकी मरम्मत के लिए उत्तरदायी है। अब यह बात कितनी सही है नहीं आपको बताना है यहाँ पर। दूसरा, इट इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर मेनली अफेक्टिंग चिल्ड्रंस ऑफ अफ्रीकन ओरिजिन। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट विकार दिखाई देता है, एक डिफेक्टिव ऑर्डर है जो अफ्रीकी मूल के बच्चों को प्रभावित कर रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है। अब अगर आप बात करें यहाँ पर इसकी ब्लू सिंड्रोम की बात करें तो BLM एक जीन इन्फेक्शन तो है, जीन दोष तो है, जो DNA की जो संरचना होती है उसका स्ट्रक्चर होता है उसको ठीक करने का कार्य करता है, ठीक है। अगर हम बात करें, ये ऑटोसोमल रिसीवर पैटर्न में फैलता है, यानी दोनों माता पिता से दोषी जीन मिलने पर ही यह रोग होता है। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखिए कि दोनों, यदि माता पिता दोनों में दोषी जीन पाए जा रहे हैं या मतलब कि डैमेज जीन पाए जा रहे हैं तो ये बच्चों को होता है। मुख्यतः अगर हम बात करें एस्कनाजी यहूदी समुदाय में या जेदुश जो कम्युनिटी होती है उनमें होता है, ठीक है। अब ये अफ्रीकी में नहीं होता है, अफ्रीकी नहीं है ये, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे गलत हो जाएगी। इसके कारण अगर आप देखेंगे तो जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, साथ ही कैंसर वगैरह के कॉजेज भी हो सकते हैं, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, ये सारी रीजन है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो बात कर रहा है अफ्रीकन ओरिजिन, ये यहाँ पे गलत है। यहूदी जो लोग होते हैं उनमें यह चीज़ देखी जाती है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? A ओनली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं यहाँ पे द इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम इंक्लूड्स क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। तो जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम होता है वह QRSM जो मिसाइल होता है इनको इंक्लूड करता है। इसके अलावा जो शॉर्ट रेंज जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है उसको भी इंक्लूड करता है। इसके अलावा डायरेक्ट करता है इनर्जी वेपन को, ठीक है ना। साथ ही अगर हम बात करें तो डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, तो इन सबको क्या करते हैं? इंक्लूड करता है कौन सा? इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम। अब अगर आपको ये बताना है कितना करेक्ट है कितना नहीं है। दूसरा, द सिस्टम इज डिजाइन एक्सक्लूसिवली फॉर द इंडियन एयरफोर्स टू प्रोटेक्ट हाई एल्टीट्यूड बेसेस। तो हाई एल्टीट्यूड को सुरक्षित करने के लिए यहाँ पे बनाया गया है इसको इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। तो डिजाइन एक्सक्लूसिव फॉर इंडियन एयरफोर्स के लिए डिजाइन किया गया है। अब दोनों में आपको कौन सा सही आपको बताना है। तो अगर हम बात करें जो DRDO ने जिसे विकसित किया है, किसी ने बनाया है? DRDO ने बनाया है। क्या बनाया है DRDO ने? कहाँ गया, सॉरी, IADWS, ठीक है ना, इंडियन एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, ये इसको बोला जाता है IADWS, ठीक है। इसको बनाया है, इसमें 3 स्तर का एयर डिफेंस दिखता है। एक तो QRSM तो दिखता ही है, ये वाला भी दिखता है। दूसरा वेरी शॉर्ट रेंज वाला भी दिखता है। तीसरा DEU भी दिखता है,
तो तीनों ही इसमें दिखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ये सिर्फ अगर हम देखें तीनों सेनाओं की शाखाओं के लिए है, एक्सक्लूसिवली एयरफोर्स बस के लिए नहीं है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि तीनों सेनाओं के लिए है। तो दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, पहले स्टेटमेंट करेक्ट, तो ए ओनली यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व लोकेटेड एट द ट्राई जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। अब मुदुमलाई का टाइगर रिजर्व के बारे में अगर आप देखें तो आप यहाँ पे पाएंगे कि जो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है ये नीलगिरी जिले में पड़ता है। किस जिले में पड़ता है? नीलगिरी जिले में पड़ता है। ठीक है। दक्षिण भारत के जो ट्राई पॉइंट है, अगर हम ये दक्षिण भारत का मैप देखें तो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है ना, यहाँ पे जो ट्राई पॉइंट है, इस पॉइंट में अगर आप देखें ये टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलता है। यह पश्चिमी घाट के प्राचीन हिल, मतलब जो पश्चिमी घाट की जो हिल था, इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ है, इसके अलावा जो मोयर नदी भी यहाँ से बहती है, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो मोयर रिवर भी यहाँ से बहती है। अब स्टेटमेंट तो दोनों ही आसान है, तो आसानी से आप कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि बहुत करेक्ट है। लेकिन कुछ और चीज़ें यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, उसको ऑस्कर अवार्ड मिला था, उसका नाम क्या था? एलिफेंट विस्पर, एलिफेंट विस्पर्स। इसको यहाँ पे ऑस्कर अवार्ड मिला था, जो यहाँ पे बनी थी। तो इसलिए आपको यहाँ पे याद रखना है। ओवरऑल जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसी का पार्ट है। तो मतलब अगर आप बात करें तो कोई अलग से ये इसका सेगमेंट आपको नहीं देखना है, आपको याद रखना है कि जो ओवरऑल जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसी का ये पार्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे बात कर रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द IPC इंडियन पैनल कोड, ये वो वाला कोड नहीं है, इंटीग्रेटेड यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दूसरा है। ठीक है। IPC सिस्टम क्लासिफाइड फूड इनसिक्योरिटी इन 5 फेजेस विथ फेमाइन बीइंग द हाईएस्ट लेवल। तो IPC क्या करता है? IPC प्रणाली खाद्य सुरक्षा को 5 स्तरों में बांटता है, जिससे अकाल सबसे उच्च स्तर पर है। ठीक है। दूसरा, IPC itself ऑफिशियली डिक्लेयर्स फेमाइन वेन एवर अ रीजन क्रॉस द रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड। तो IPC जब कोई क्षेत्र आवश्यक सीमा को पार कर जाता है तो अकाल घोषित करता है। तो IPC ये क्या है? अगर हम बात करें तो इसे बोला जाता है IPC को इंटीग्रेटेड, क्या? इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन। तो ये IPC का नाम है। और वैश्विक जो एजेंसी द्वारा इसे विकसित खाद्य सुरक्षा आकलन प्रणाली, एक तरह से देखें तो जो ग्लोबली जो एजेंसीज होती हैं, फूड असेसमेंट सिस्टम उन्होंने बनाया जो 5 स्टेप पर दिखाई दे। तो जनरल होता है, मतलब सामान्य होता है, फिर उसके बाद स्ट्रेस होता है, तनाव बड़ा, फिर इमरजेंसी आपात, है ना, फिर क्राइसिस, फिर आ जाता है फेमाइन। तो 5 कैटेगरी यहाँ पे बताता है किसके बारे में, यहाँ पे कि क्या सिचुएशन, उस बेसिस पर यहाँ पे इसको डिसाइड किया जाता है। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम IPC संयुक्त रूप से डाटा एकजुट करते हैं। तो स्टेटमेंट यहाँ पे दो, अगर हम बात करें पहले स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे जो बात IPC जब भी कोई क्षेत्र आवश्यक सीमा पार कर जाता है तो अकाल घोषित कर लेता है औपचारिक रूप से। तो ये बात यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है। IPC केवल विश्लेषण देता है, एनालिसिस करता है केवल, ये खुद डिक्लेरेशन नहीं करता है किसी तरह के अकाल या फेमाइन का। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि सिर्फ क्या डिक्लेरेशन देता है। तो ओनली 1 यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द मैचुआ कम्युनिटी फाउंडेड बाई हरिचंद्र ठाकुर प्राइमरली बिलोंग टू द नमशूद्र कास्ट। तो मतुआ जो समुदाय है उसके संबंध में, जिसकी स्थापना हरिचंद्र ठाकुर ने की थी, मुख्यतः नामशूद्र जाति से संबंधित है। अब ये आपको बताना है। दूसरा, द मेजोरिटी ऑफ द मतुआ कम्युनिटीज करंटली रिसाइडिंग इन द बांग्लादेश। तो वर्तमान में ज़्यादातर जो कम्युनिटी के लोग हैं बांग्लादेश में रहते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। अब अगर हम बात करें 19वीं सेंचुरी की, 19वीं सेंचुरी में हरिचंद्र ठाकुर के नेतृत्व में एक मतुआ मूवमेंट की शुरुआत होती है। मतुआ मूवमेंट की शुरुआत होती है। ठीक है। अब ये मतुआ मूवमेंट शुरू हुआ, जो बात करता था किसकी, कास्ट जो इनइक्वालिटी थी, कास्ट इनइक्वालिटी उसकी बात करता था, जाति का जो विभेद था उसको यहाँ पे उसके खिलाफ इस मूवमेंट की शुरुआत होती है। और ये प्रमुख रूप से इसकी जो आबादी पश्चिम बंगाल बांग्लादेश दोनों में है। आज भारत में जो वेस्ट बंगाल है SC के रूप में से कैटेगराइज किए गए, बड़ी जनसंख्या की पाई जाती है। तो अगर हम बात करें तो अधिकांश आबादी बांग्लादेश में रहती है, ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ज़्यादातर आबादी देखने को मिलती है, हालांकि बांग्लादेश में भी है, लेकिन यहाँ भी ज़्यादा आबादी देखने को इनकी मिलती है। तो पहले स्टेटमेंट यहाँ पे ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज मैत्री इज ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। तो ये मिलिट्री थाईलैंड मैत्री जो एक्सरसाइज है भारत और थाईलैंड के बीच में है संयुक्त रूप से। दूसरा, टेररिज्म के काउंटर करने के लिए है, काउंटर टेररिज्म। इन 2025 एडिशन ऑफ एक्सरसाइज मैत्री विल बी हेल्ड इन लद्दाख। तो 2025 का एडिशन लद्दाख में हुआ है। अब देखिए, लद्दाख में नहीं हुआ, ये कहाँ हुआ? उमरोई में हुआ है। उमरोई कहाँ है? कहाँ है बताइए? मेघालय में है। मेघालय में, वहाँ पे इस एक्सरसाइज का अभ्यास हुआ है। भारत और जो कहते हैं ना कि जो थाईलैंड है, ये साझा सैन्य अभ्यास एक करते हैं आतंकवाद के काउंटर टेररिज्म प्रैक्टिस से। इसलिए करेक्ट आंसर किसका है? यहाँ पे हो जाएगा ओनली 1। क्वेश्चन नंबर
8 यहाँ पे बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नमस्ते स्कीम एम टू मैकेनाइज सैनिटेशन वर्क एंड अवॉइड मैनुअल क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स। तो जो नमस्ते योजना है, ये जो हाथ से सफाई की जाती है सीवर और सेप्टिक टैंक की, उनको यहाँ पे हटाने का प्रयास करती है, यहाँ पे प्रयास है इसका, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपको बताना है करेक्ट है या नहीं। दूसरा, इट इज ज्वाइंटली इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो दोनों मंत्रालय के संयुक्त पहल है, ये आपको बताना है। तो क्या हो करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी ओनली। अब देखिए यहाँ पे नमस्ते स्कीम जिसको बोला जाता है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम। क्या? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम, ये इसको बोला जाता है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो साफ सफाई के दौरान श्रमिकों को मृत्यु होती है उसको रोका जाए, ठीक है, और साथ ही मुआवजा दिया जाए किसको? सफाई कर्मचारी को। तो ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है दोनों मंत्रालय का, सही बात है यहाँ पे, पहला स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, INS कदमत इज अ इंडिजिनस एंटी सबमरीन वॉरफेयर कन्वर्ट कमीशन एट इन 2016। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, ये ट्रांसलेशन इसका यहाँ पे गलत हो गया है। तो INS कदमत है, ये इंडिजिनस है एंटी सबमरीन वॉरफेयर कन्वर्ट कमीशन इन 2016 में जिसको कन्वर्ट किया गया था INS कदमत को, इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। किसको? कि जो INS कदमत है उसे स्वदेशी एंटी सबमरीन युद्धपोत 2016 में से कमीशन किया गया था। दूसरा, इसका नाम लक्षद्वीप के कदमत आइलैंड के रूप में रखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। INS कदमत जिससे प्रोजेक्ट 18 के अंतर्गत शुरुआत की गई थी, प्रोजेक्ट 18 के अंतर्गत बनाया गया था। इसका काम दुश्मन की जो पनडुब्बी है उसको ट्रैक करके पानी के नीचे हमला करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड इंडियाज पॉलिसी इंटरेस्ट रेट रेपो रेट टू अचीव इन्फ्लेशन टारगेट। तो मौद्रिक नीति का जो समिति होती है वो मुद्रास्फीति लक्ष्य करने के लिए पॉलिसी बाजार रेपो रेट तय करती है। अगर आप मौद्रिक नीति कमेटी के बारे में जानते हैं, 6 सदस्य होते हैं जिसकी अध्यक्षता RBI के गवर्नर करते हैं। इसके अलावा इनको यहाँ पे कास्टिंग वोट राइट भी प्राप्त होता है। अगर कहीं भी 3-3 वोट पड़ते हैं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा वोट देकर RBI के जो गवर्नर होते हैं उसे मान सकते हैं। 2016 के दौरान इसको गठन किया गया था। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जो भी पॉलिसी रेट्स हैं उनको डिसाइड करने में मौद्रिक नीति का बहुत बड़ा योगदान होता है उसमें। अगर हम बात करें 6 सदस्य में 3 सरकार के होते हैं, केंद्र सरकार के मेंबर्स होते हैं, और 3 RBI के मेंबर होते हैं, जिनमें एक RBI का गवर्नर भी होता है, ठीक है। MPC हैज 9 मेंबर इज चेयर्ड बाय RBI गवर्नर। 9 मेंबर नहीं होते, एक्चुअली 6 मेंबर्स होते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और यह देश, अगर हम बात करें जो RBI अमेंडमेंट एक्ट आया 2016 उसमें संशोधन करके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का प्रावधान किया गया था। तो आज के डिस्कशन फिलहाल इतना ही, कैसा लगा जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।